औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। अच्छा, एक बात और आप लोगों से करनी है कि ये मेरे लेक्चर जो है ना थोड़े से लंबे हो जाते हैं, 20 मिनट का 22 मिनट का हो जाता है अक्सर। हालांकि टॉपिक इतने बड़े नहीं होते, छोटे से टॉपिक होते हैं और इस पर 20-22 मिनट लग जाते हैं। तो बेसिकली आप लोग जो है ना ये टाइमिंग को देख के तंग ना हुआ करें, क्योंकि ये जो है ना आप लोगों ने बेसिकली नॉलेज गेन करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों के लेवल की वो सारी चीज़ें क्लियर करूँ। बेसिकली यही जो है ना स्टडी है, यही लर्निंग है। अगर आप लोग जस्ट बुक को देख के यानी कि सिंपल रट्टा लगा के तैयार करना है इसको, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे चैनल हैं जो आप लोगों को जो है ना सिंपली छोटी छोटी चीज़ें बता के 7-8 मिनट के अंदर वो ख़त्म कर देते हैं, यानी कि डीप कॉन्सेप्ट नहीं देते। देखें, एक चीज़ अगर बुक के ऊपर सामने नज़र आ रही है तो उसको तैयार करना या उसको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ना ही कोई यानी कि आप कह सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है ना, उसको तैयार करना। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोगों को यानी कि सिंपल टीचर भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा चैनल बनाने का मकसद यही है कि टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो, इस तरह आपकी लर्निंग जो है ना वो बेस्ट होगी। आप लोगों को यानी कि सोचने का मौका मिलेगा। बेसिकली चीज़ स्टडी का मतलब यही होता है कि आप एक टॉपिक को यानी कि तैयार करें, ऑब्ज़र्व करें, उसके बाद सोचें, थिंक करें उस चीज़ के ऊपर। जब आप सोचेंगे तो मज़ीद आपके अंदर जो है ना वो डेवलपमेंट होगी। तो बेसिकली नॉलेज आपको जो है ना आपके पास जो ये साइंस है ये आपको सोचने में मजबूर करती है, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पे ये हो रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो जब ये चीज़ें आप सोचना शुरू कर देते हैं तो तब आप लोगों की लर्निंग बेस्ट होती है। तो मैं जो है ना आप लोगों ने अक्सर ऑब्जर्व किया होना है कि टॉपिक के साथ साथ और चीज़ें भी जो है ना वो साथ साथ क्लियर करता हूँ आप लोगों की। टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती कि मैं अपने पास से जो है ना बता रहा होता हूँ, बल्कि टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो कोशिश किया करें कि लेक्चर पूरा लिया करें, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें। 10-15 मिनट अगर आप लोग एक्स्ट्रा दे देंगे तो आप लोगों का नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो बेसिकली हम लोग 7 चैप्टर कर रहे थे। 7 चैप्टर के अंदर हम लोग क्रूजन देख रहे थे। क्रूजन वाला टॉपिक था हमारे पास, ठीक है। क्रूजन के अंदर भी हम स्पेसिफिकली रस्टिंग ऑफ आयरन को देख रहे थे। रस्टिंग ऑफ आयरन के पीछे केमिस्ट्री क्या है, कौन से यानी कि रिएक्शंस होते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन में जिससे लोहे को जंग लगता है, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें जो है ना वो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है या आप कह सकते हैं लोहे को जंग लगता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है कि रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए, ठीक है ना, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए कौन कौन से मेथड हैं या कौन कौन से तरीके हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास रिमूवल ऑफ स्टेन्स। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर मेटल की सरफेस के ऊपर या आयरन की सरफेस के ऊपर स्टेन्स होंगे तो वो स्टेन्स क्या करेंगे, यानी कि क्रूजन का बास बनेंगे, क्रूजन की वजह बनेंगे। तो अगर आप लोग उन स्टेन्स को रिमूव कर देंगे और मेटल की सरफेस से स्टेन्स को यानी दाग धब्बों को रिमूव कर देंगे, साफ़ कर देंगे, क्लीन कर लेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे जो है ना वो रस्टिंग नहीं होगी। द स्टेन्स एक्ट्स एज द साइट फॉर क्रूजन। बेसिकली जो स्टेन्स होते हैं वो क्रूजन को एक साइट प्रोवाइड करते हैं क्रूजन के हैपन होने के लिए। क्या होता है कि जो स्टेन्स होते हैं वो यानी एज ए एनोडिक रीजन एक्ट करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था। इफ़ द सर्फेस ऑफ आयरन इज प्रॉपरली क्लीन्ड एंड स्टेन्स आर रिमूव्ड इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग। जब स्टेन्स आप ऊपर से क्लियरली साफ़ कर लेंगे उसको तो वहाँ पे एनोडिक रीजन नहीं बनेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। जब आयरन की ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस नहीं होंगे जो कि कैथोडिक रीजन की तरफ जाएंगे। समझ आ गई ना इस चीज़ की। अब पता है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना। जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होंगे वो कैथोडिक रीजन पे नहीं जा सकेंगे। दूसरा मैं अच्छा, इससे ऐसे नहीं है कि स्टेन्स आप कर लें यानी कि कम्प्लीटली साफ़ कर लें और रस्टिंग बिल्कुल नहीं होगी, तो ठीक है ना। ये इस यानी कि स्टेन्स कम करने से, ये स्टेन्स साफ़ करने से रस्टिंग के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल ही आप आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मे भी जहाँ पे 6 महीने में उसको जंग लगना है वो 1 साल बाद लग सकता है, 1.5-2 साल बाद लग सकता है। तो इस तरह जो है ना स्टेन्स की रिमूवल से या स्टेन्स को साफ़ करने से 100% जो है ना वो आप क्रूजन से प्रिवेंशन नहीं कर सकते। सेकंड मेथड है हमारे पास पेंट्स एंड ग्रीजिंग।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और जो कि आजकल हम यूज़ भी करते हैं। बेसिकली करते क्या है कि जो मेटल की सरफेस है, जो आयरन की सरफेस है, उसको ऊपर से पेंट कर देते हैं। आजकल हमारे पास बड़े जो है ना वो मॉडर्न पेंट्स आ गए हैं जिनको हम स्टेबलाइज़र बोलते हैं। ये जो स्टेबलाइज़र हैं, ये जो पेंट्स हैं, ये बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। दो या दो से ज़्यादा जो है ना वो आप कह सकते हैं कि लिक्विड्स का कम्बिनेशन होता है और एक लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे पास पेंट। जब आप इसको मेटल की सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो है ना वो इसका मेटल की सरफेस का एयर से जो कांटेक्ट है उसको प्रिवेंट करता है, उससे प्रिवेंशन करता है। इसके अलावा मेटल की सरफेस का वाटर के साथ जो कांटेक्ट है उसको रिमूव करता है, उसको यानी कि प्रिवेंट करता है। इस तरह जब वाटर, एयर और बाकी जितनी भी वेदरिंग कंडीशंस हैं या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट हैं, जब वो यानी कि मेटल की सरफेस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होंगे, ठीक है ना, तो तब क्या होगी कि मेटल की क्रूजन नहीं होगी या आयरन की क्रूजन नहीं होगी। The modern paints contains the combination of chemical called stabilizer। जो मॉडर्न पेंट्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल्स का कम्बिनेशन होते हैं। उसमें 2 केमिकल भी हो सकते हैं, 3, 4 भी हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर बोलते हैं। विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रूजन, जो कि क्रूजन के अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स यूज्ड अगेंस्ट वेदरिंग एंड अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। वेदर रेजिस्टेंट पेंट आजकल आते हैं जो कि वेदरिंग इफेक्ट्स और इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है उनसे बचाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है उनके अंदर बेसिकली प्रेशर आ सकता है, टेम्परेचर आ सकता है, ये वाले इफेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। एसिडिक कंडीशंस भी आ सकती हैं। आजकल एसिड रेन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है कि एयर के अंदर जो है ना वो केमिकल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। जब बारिश होती है तो वो केमिकल बारिश के पानी के साथ जो है ना वो नीचे आ जाते हैं, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वो एसिड बना होता है, वो जैसे ही मेटल की सरफेस के ऊपर पड़ता है तो बड़े जल्दी जो है ना मेटल को जो है ना वो जंग लग जाता है या लोहे को जंग लग जाता है। तो बेसिकली एसिड रेन से बचाते हैं ये, ठीक है। ये जो वेदर पेंट रेजिस्टेंट होते हैं, वेदर रेजिस्टेंट पेंट होते हैं। थर्ड हमारे पास है अलॉइंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है अलॉइंग, और ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं हम, घरों में ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। घरों में जो हम मेथड यूज़ कर सकते हैं ये पहले 2 मेथड है, ये रिमूवल ऑफ स्टेन्स और दूसरा पेंट्स एंड ग्रीजिंग। लेकिन जो थर्ड मेथड है अलॉइंग और चौथा है मेटालिक कोटिंग, ये दोनों मेथड इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़े से एक्सपेंसिव मेथड है। बेसिकली अलॉइंग ये सॉलिड इनटू सॉलिड सोल्यूशन है, यानी कि एक सॉलिड के अंदर दूसरे सॉलिड को मिक्स करना या दो से ज़्यादा सॉलिड को आपस में मिक्स करना, ठीक है, इसको बोलते हैं अलॉइंग। अब मेटल को जब आप दूसरे किसी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ मिक्स करते हैं, कंप्लीटली मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसका सॉलिड बनाते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। बेसिकली मेटल्स जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इनको पहले वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके सारे मेटल्स को फिर उनको मिक्स करके फिर उनको कूल करते हैं या ठंडा करते हैं, तो इस तरह वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम अलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल्स बेसिकली अलॉइंग क्या है कि अब अगर आप आयरन को क्रूजन से बचाना चाहते हैं तो आयरन की आप जो है ना वो क्या कर दें, अलॉइंग कर दें, यानी कि आयरन का अलॉय बना दें। आयरन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल वो क्या कर दें, मिक्स कर दें। जब आप मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अलॉय बन जाएगा। इस तरह आयरन की क्रूजन जो है ना वो यानी कि कम हो जाएगी, आयरन के ऊपर क्रूजन नहीं होगी, चांसेस कम होंगे। Alloy is a homogeneous mixture of one metal with one or more other metal or non-metal। Alloy क्या है, homogeneous mixture है। homogeneous mixture एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थ्रू आउट द सेम रहती है, थ्रू आउट द सोल्यूशन या थ्रू आउट द स्ट्रक्चर वो क्या रहती है, सेम रहती है। ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल, यानी कि एक मेटल का दूसरे एक मेटल के साथ या एक से ज़्यादा मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ क्या है, कम्बिनेशन है या मिक्सिंग है। ये अलॉय की डेफिनेशन है। द अलॉइंग ऑफ आयरन इज़ अ वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। रस्टिंग के अगेंस्ट जो ये आयरन की टेक्निक है, ये जो अलॉइंग टेक्निक है, ये बहुत ही एक सक्सेसफुल टेक्निक है। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, यहाँ पे उन्होंने स्टेनलेस स्टील की एग्जांपल दिया आप लोगों की बुक के अंदर। एक सिंपल स्टील होती है हमारे पास, ठीक है, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, बल्कि अभी तो यूज़ नहीं करते, आज से आप कह सकते हैं 10-15 साल पहले जो है ना वो यूज़ करते थे स्टील, ठीक है। स्टील जो है, अगर आप ये जो गर्ल्स हैं इनको तो मोस्टली पता होगा इन चीज़ों का, अगर आप कोई चीज़ स्टील में गर्म करते हैं या स्टील में खाना बनाते हैं, स्टील के बर्तन में खाना बनाते हैं, तो क्या होता है कि स्टील के ऊपर स्टेन्स आ जाते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं, बड़ी जल्दी दाग धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर क्या है कि फिर स्टेनलेस स्टील जो है ना बनाई गई। स्टेनलेस स्टील क्या है, ये एक अलॉय है। किसका अलॉय है, आयरन का, क्रोमियम का एंड निकल का। ये 3 मेटल्स का क्या है, अलॉय है। 3 मेटल्स को मिक्स करके एक यानी कि स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक ही सोल्यूशन बनाया गया है,
और उसे क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। ये सॉलिड सॉल्यूशन है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ गर्म करते हैं या इसमें खाना बनाते हैं तो स्टील के ऊपर जो है ना क्या होगा, फिर दाग धब्बे प्रोड्यूस नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप केयरलेसली उसको यूज़ करें, ठीक है। केयरलेसली यूज़ करने का मतलब ये है कि सम टाइम जो है ना आप नीचे आग ज़्यादा कर दें तो वो ज़ाहिर है धब्बे तो फिर उसके ऊपर बनेंगे। तो स्टेनलेस स्टील अगर आप केयरफुली यूज़ करते हैं, घरों में जो ख़वातीन हैं वो अगर केयरफुली यूज़ करती हैं तो उसके ऊपर जो है ना वो स्टेन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब क्या है कि मुझ जैसे बंदे और लड़कों, ये जितने भी लड़के होते हैं जो निकम्मे होते हैं जिनसे खाना गर्म नहीं होता घरों में, तो फिर उनके लिए जो है ना फिर नॉन स्टिक बर्तन बनाए गए हैं, ठीक है। साइंस जो है ना वो बेसिकली गैप देखती है, गैप देख के फिर जो है ना चीज़ें प्रोड्यूस करती रहती है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो है ना आजकल नॉन स्टिक बर्तन आ रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें नॉन स्टिक बर्तन जो है ना बना के दे रही है। नॉन स्टिक बर्तन में क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील होती है इसकी हम कोटिंग कर देते हैं। उस कोटिंग का मतलब क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर एक और मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। वो जो लेयर होती है वो बेसिकली नॉन मेटल्स की लेयर होती है। नॉन मेटल आप कह सकते हैं, उसमें हम टेफ्लॉन यूज़ कर सकते हैं। एक लेयर प्रोड्यूस कर देते हैं तो होता क्या है कि जो मेटल की सरफेस है नीचे अलॉय है, उसकी सरफेस जो है वो खाने के साथ या जो चीज़ आप उसके अंदर गर्म कर रहे हैं उसके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होती, यानी कि वो रिएक्शन से बचाती है, ठीक है। ये जो लेयर हम टेफ्लॉन की बनाते हैं ये क्या करती है, यानी कि ये रिएक्शन से बचाती है, स्टेन्स प्रोड्यूस होने से बचाती है, क्रूजन होने से बचाती है। समझ आ गई इस चीज़ की। अच्छा, ये जो हम लेयर की कोटिंग करते हैं स्टेनलेस स्टील के ऊपर, इसको हम PTFE प्रोसेस बोलते हैं। ये PTFE का मतलब है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक केमिकल है, आप कह सकते हैं। ये केमिकल हम यूज़ करके जो है ना करते हैं, टेफ्लॉन की लेयर क्रिएट करते हैं। टेफ्लॉन के अलावा और भी हम जो है ना मटेरियल यूज़ कर सकते हैं नॉन स्टिक बर्तन के लिए। तो इस तरह जो है ना हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं ऊपर। जब कोटिंग करते हैं तो वो हमारे पास जो है ना यानी कि नॉन स्टिक बर्तन बन जाते हैं और हम जैसे बंदे जो है ना वो इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो कि आप लोगों को मैंने बता दी है, शेयर कर दी आप लोगों से। आगे नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक कोटिंग। चौथा हमारे पास जो मेथड है मेटालिक कोटिंग है। मेटालिक कोटिंग का लफ्ज़ अभी मैंने यूज़ किया। कोटिंग का मतलब है कि ऊपर एक लेयर चढ़ाना। अगर आप मेटल के ऊपर, मेटल की सरफेस है, पूरा एक मेटल है, मेटल की सरफेस के ऊपर अगर आप एक यानी कि लेयर चढ़ा देते हैं, एक उसके ऊपर से कोटिंग कर देते हैं, तो क्या होता है वो भी मेटल से जो है ना मेटल को क्रूजन होने से बचाती है, मेटल की क्रूजन होने से बचाती है। हमने यहाँ पे पढ़ा है अलॉइंग। अलॉइंग का मतलब होता है मेटल का दूसरे मेटल के अंदर मिक्स हो जाना, ठीक है। ये मिक्सिंग है, दोनों मेटल की कंप्लीटली एक जैसी आपस में मिक्सिंग है। जबकि कोटिंग में क्या होता है कि आप ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, मिक्सिंग नहीं करते बल्कि ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास मेटालिक कोटिंग का क्या मतलब है, द आयरन मेटल एक्सपोज टू एसिडिक कंडीशन इज कोटेड बाय अनदर मेटल टू प्रिवेंट क्रूजन। मेटल्स की सरफेस को एसिडिक कंडीशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, फिर हम मेटल की या आयरन की हम मेटालिक कोटिंग कर लेते हैं, यानी मेटल्स की सरफेस के ऊपर एक और मेटल की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। उसकी एग्जांपल में हम क्या यूज़ करते हैं, जिंक, स्टेनस जो है ना ये इसका केमिस्ट्री नेम है, केमिस्ट्री में इसका नेम है SN स्टेनस, जबकि वैसे इसे टिन बोलते हैं जनरली। एंड आगे क्या है, ये क्रोमियम है, Cr क्रोमियम, और कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन की कोटिंग के लिए या आयरन को क्रूजन से बचाने के लिए उसकी सरफेस पे हम जिंक या फिर टिन या फिर क्रोमियम की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। द एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन इज यूजिंग एट इंडस्ट्रियल लेवल। ये जो एप्लीकेशन है यानी कोटिंग वाली, मेटल की सिर्फ आयरन की सरफेस के ऊपर कोटिंग वाली जो एप्लीकेशन है, ये हम इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ करते हैं। आपको पता है कि ये जितने भी हमारे पास ड्रिंक्स आते हैं, हम जो यानी कि कोका कोला हो गया या पेप्सी, ये जो कैन्स में आते हैं, छोटे छोटे कैन होते हैं, इनके अंदर हमारे पास ड्रिंक्स आते हैं। या इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फूड है जो कि बड़े बड़े कैन्स में आती है। तो आपको पता है कि वो जो फूड्स होती है वो बेसिकली उसके अंदर हम स्लाइटली उसको एसिडिक करते हैं, उसकी pH जो है ना वो 4 to 5 के बीच में रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि उसको एसिडिक बनाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर आप फूड को एसिडिक नहीं बनाते या फूड का जो एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक नहीं बनाते, तो वहाँ पे जो है ना बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो सकते हैं या फंगस प्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से फूड ख़राब हो सकती है। तो बेसिकली इन जर्म्स से या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए फिर क्या करते हैं, फूड को थोड़ा सा एसिडिक बना देते हैं। अब क्या है कि अगर आप डायरेक्टली आयरन का कैन यूज़ करते हैं उसकी जिसकी ऐसा आयरन जिसकी कोटिंग ना हुई हो, तो बिना कोटिंग के अगर आप आयरन यूज़ करते हैं तो वो जैसे ही एसिडिक फूड के साथ करेगा यानी कि कांटेक्ट करेगा, तो क्या होगी कि आयरन की क्रूजन हो जाएगी, ठीक है। आयरन को जंग लग सकता है, वहाँ पे फूड भी ख़राब हो सकती है और आयरन को जंग भी लग सकता है। तो इस तरह जो है ना फिर क्या करते हैं कि आयरन की अंदर से कोटिंग कर देते हैं। आप देखते हैं कि हम जो ड्रिंक्स पीते हैं, अगर आप इस कैन को ओपन करें तो इसके अंदर जो है ना ग्रे कलर की एक लेयर सी होती है
जिसे जो है ना वो कौन सी लेयर होती है, वो बेसिकली टिन लेयर होती है। तो क्या करते हैं कि हम जो है ना आयरन के अंदर वाली साइड पे टिन कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम टिन पैक्ड फूड भी बोलते हैं। ऐसी फूड जो यानी कि ऐसे कैंस में आती है जिनमें आयरन के ऊपर टिन कोटिंग करते हैं, ठीक है। और इस फूड को हम क्या बोलते हैं, टिन पैक्ड फूड बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो टिन पैक्ड हमारे पास कंटेनर होते हैं, या आप कह सकते हैं कैंस होते हैं टिन पैक्ड, तो इनमें जो फूड होती है उसकी फूड की लाइफ को बढ़ाने के लिए या फूड की लाइफ जो है ना इंक्रीज़ करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। आपको पता है कि अगर इंडस्ट्री में कोई फूड बनती है या कोई चीज़ बनती है खाने पीने की, तो वो हम तक पहुँचते बड़ा टाइम लग जाता है, वो साल भी लग सकता है, 5-6 महीने भी लग सकते हैं। तो इस तरह उनके ऊपर जो है ना वो एक्सपायरी डेट भी मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली किस में आती हैं, फिर 10 पैक्ड जो है ना वो कंटेनर्स में आती हैं, ताकि वो फूड की जो शेल्फ़ लाइफ है या आप कह सकते हैं फूड की जो लाइफ है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें। तो इस तरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी, और ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। डेली लाइफ से मैं कंपेयर करके अक्सर जो है ना आप लोगों को समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो इस तरह यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।